Hello everyone and welcome to the session today. My name is Maitri and I am your biology tutor. Okay, and welcome back to शिक्षात्र education. So I hope आपने पुराना वीडियो देखा होगा और आपके सारे डाउट्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन एंड प्लांट क्लियर हुए होंगे। और वीडियो देखने के बाद भी अगर कोई डाउट रह गया है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अपने डाउट्स ज़रूर कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए ताकि मैं उन डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। ओके, और आप अपने सजेशंस भी पोस्ट कर सकते हैं जिसकी हेल्प के थ्रू मैं अपने वीडियोस को और इम्प्रूव कर पाऊँ। आई होप अभी तक तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट अपडेट अबाउट द वीडियोज़ दैट आर गोइंग टू गेट अपलोडेड। क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ आपको वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे एक ही जगह जो आपके एग्जाम क्लियर करने में आपकी हेल्प करेंगे। ओके, सो विद दैट नोट आई वेलकम यू अगेन टू द सेशन। ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स रिकॉल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा क्या था। हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? हमारा टॉपिक चल रहा है लाइफ प्रोसेस। ओके, सो लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हमने क्या टॉपिक्स कवर कर लिए थे? तो हमें ये पता चला था लास्ट क्लास में कि लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस आर द प्रोसेसेस that are going to help in the sustenance of the life of an individual. Without these processes you cannot imagine your life. Okay, so सभी life processes में से हमने start किया है nutrition. I hope आपको याद होगा कि nutrition क्या होता है। Nutrition is the process of taking in all the essential nutrients that are helping you for the growth, development and providing you with energy also. Okay, so न्यूट्रिशन में भी हमने ये डिस्कस किया था कि सभी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में उनमें अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक दैट मीन्स ऑर्गेनिजम्स who are preparing their own food and this mode is called autotrophic nutrition. And in heterotrophic we will talk about the mode of nutrition in which organisms depends on others. लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किए थे अलग अलग टाइप के हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस ऑल्सो, जिसमें हमने पढ़ा था सेप्रोट्रॉफिक, हमने पढ़ा था अबाउट पैरासाइटिक एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, सो क्विकली मैं बता देती हूँ। सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, एंड पैरासाइटिक ऑन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द होस्ट। ओके, यानी कि मैं खा रही हूँ मेरे लिए, लेकिन जो पैरासाइट है उसने सारा न्यूट्रिशन इनटेक कर लिया और क्या हुआ, मेरी बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई, पर पैरासाइट ज़रूर हेल्दी हो गया, है ना। सो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच दोज ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द होस्ट बॉडी। ओके, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल अबाउट होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन? होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में इंट्रोड्यूस किया था कि इस प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन में कॉम्प्लेक्स फूड का हम इनटेक करते हैं बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। फूड का ब्रेक डाउन होता है, फूड के ब्रेक डाउन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, फिर जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की that is assimilated over there and the undigested waste is removed from the body. Okay, so what are the main steps of holozoic nutrition? So let us start. So the first step is ingestion. What is ingestion? Ingestion is ingesting the food. Okay, so ingestion include ingesting of the food. Now as soon as you are ingesting the food is reaching to the digestive system of particular organism, and certain digestive enzymes and organs that are present in the body will start breaking down the complex food into the simpler component so that it can be absorbed easily by the body of an organism. Okay, so what is digestion? That process of breakdown of complex food into simpler components. Now we will talk about absorption. So absorption is absorbing the nutrients
into the bloodstream. Okay, we are absorbing the nutrients and taking the nutrients to the bloodstream so that it can reach to the target organs of your body. And assimilation is utilizing the nutrients. Okay, the process with which the nutrients are utilized and we are using them for different activities. Like proteins are the building blocks of your body, right? Have you ever seen the people going to gym? They are taking in, like, they have a particular protein intake. They have to take this particular amount of protein in a day because their body required like those amount of protein for the building, right? So assimilation, that means the nutrients reaching to the target and getting utilized over there. And egestion is removal of undigested waste from the body of an individual. I hope you are clear with what is holozoic nutrition. So holozoic nutrition, in which the complex food ingested and digested, like step by step breakdown and utilization of the nutrients will take place in the holozoic mode of nutrition. Now, after this, let us discuss this mode of nutrition in different organisms. So the very first organism in which we are going to discuss holozoic nutrition is amoeba. I hope आपको कुछ रिकॉल हो रहा होगा अमीबा की इमेज, थोड़ा सा माइंड में क्लियर हो रही होगी. अमीबा क्या होता है? इट्स अ यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स दैट हैव नो रेगुलर शेप. ओके, amoeba is changing its body shape according to the requirement, right? I hope that is clear, right? So amoeba is the unicellular organism. Amoeba is performing the process of holozoic nutrition. As you can see, this is the food particle and this is amoeba. As soon as amoeba is coming in contact with the food particle, amoeba will form pseudopodia. Pseudopodia is made up of two terms. Pseudo, that means false, and podia means feet. So these are the false feet that amoeba will project out so that they can trap the food particles. Also pseudopodia can be the locomotory part of amoeba. मतलब सिर्फ फूड को ट्रैप करने के लिए pseudopodia का फॉर्मेशन नहीं होता है, मूवमेंट के लिए भी अमीबा pseudopodia का यूज करते हैं. As soon as they are trapping in the food vacuole is formed. The enzymes that are present in the lysosome, as ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इसमें वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स तो होंगे ही. तो लाइसोसोम्स के बारे में आपको पता होगा कि लाइसोसोम्स ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. सो फूड वैक्यूल पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स वर्क करेंगे और डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा. As soon as डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, the undigested waste will be removed by the contractile vacuole from the body of amoeba. Okay, so this is how the process of nutrition in amoeba will be done. This is the step by step. Okay, so let us recall what we have learned here in the nutrition in amoeba. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन इन अमीबा में हमने क्या क्या करा था. What is there? So we learned about nutrition in amoeba. So अमीबा में भी इंजेक्शन हुआ. इंजेक्शन कैसे हुआ? By pseudopodia. After ingestion there will be digestion. The enzymes are coming from lysosome majorly. Okay, after digestion it will be absorption. After absorption it is assimilation. As soon as assimilation is done, the undigested waste will also get removed by the process of egestion.
Amoeba is a unicellular organism. They do not have specialized organ to perform all these steps, but they are still performing the same, right? Okay. So, what we have discussed about nutrition in amoeba. Now we will be proceeding ahead with nutrition in human beings. Okay, as human beings are higher and advanced organisms, so humans have well developed digestive system in their body. Okay, we have the well developed digestive system in our body. Okay, so the system of human being comprising not only digestive organs but glands also. So human digestive system comprises alimentary canals which are associated with digestive glands. Okay, so here is a term given, glands. I hope आपने जूनियर ग्रेड्स में ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि ग्लैंड्स क्या होते हैं. ग्लैंड्स आर सम स्पेशल सेल्स, स्पेशलाइज्ड group of cells or tissues which secrete digestive juices, and not only digestive juices, we have different types of glands in our body. About them हम एक और चैप्टर है हमारा बायो का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, पूरा सिस्टम होता है ग्लैंड्स का. ठीक है. सो ग्लैंड्स वो होते हैं स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यू जो कि सिक्रीट कर रहे हैं डाइजेस्टिव जूसेस, और सिर्फ डाइजेस्टिव जूसेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं ग्लैंड्स की बात कर रही हूँ, मैंने यहाँ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मेंशन नहीं किया है, मैं सिर्फ ग्लैंड्स बोल रही हूँ. तो वो डाइजेस्टिव जूसेस भी करेंगे, इसके अलावा वो हॉर्मोन्स भी करते हैं. ठीक है. ओके, सो दिस इज हाउ glands are there in the body, and the glands which are associated with the digestive system are the digestive glands. So आपका digestive system is comprising of digestive organs and digestive glands. I hope you are clear with that. Okay, so let us now discuss about different digestive organs that are associated with your system. So you can simply see this flow chart. This is digestive system. This digestive system have digestive organs which has, first it is mouth, after mouth it is esophagus, after esophagus it is stomach, then we have small intestines, and then the next we have is large intestine. Okay, so this is how these are the digestive organs. As I told you that glands are also associated here. So what are the digestive glands associated with your digestive system? So the very first digestive gland is the salivary gland. Next, after salivary gland, what is next? It is gastric gland. Then after gastric gland, here we have is liver, then we have pancreas, and we have intestinal gland as well. In the diagram also you can see all the digestive organs. You can see mouth, which is also known as buccal cavity. Okay, then you can see the esophagus, then we have is the stomach. Okay, right, you can see
we have the mouth, we have esophagus, then there is a stomach, then you have small intestine, and then we have large intestine. You can also see liver and pancreas associated with your digestive system. Okay, in the gastric gland is present within your stomach only, and in your mouth salivary gland is present. Okay, salivary gland is not a single gland but 3 small glands combined together and they will form salivary gland, and those 3 glands are located in different position of your mouth. जैसे कि जब हमारा फेवरेट खाना हमारे सामने होता है या हमें हमारे फेवरेट खाने की खुशबू भी आती है तो हमारे मुंह में पानी आने लगता है, राइट। लेकिन आपको पता है कि ये पानी किसी एक ही जगह से नहीं आता है, ठीक है। यू कैन फील इट कमिंग फ्रॉम द लोअर, लाइक टंग के नीचे से, इधर फ्रॉम योर कॉर्नर्स ऑफ योर जॉज, बिकॉज सलाइवरी ग्लैंड्स की लोकेशन आपके माउथ में अलग अलग जगह होती हैं। 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, दैट इज पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल. These 3 will combine together and they will form a gland called salivary gland. Okay, so I hope अभी ये क्लियर है आपको कि आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट करते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में माउथ के बारे में पढ़ेंगे, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में. जो ग्लैंड्स एसोसिएटेड है वो है सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लिवर, पेंक्रियास एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स. आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू. और अगर कुछ डाउट रह जाता है तो प्लीज़ डू पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू. ओके, so now let's proceed ahead and learn about this system in detail. So here is the digestive system we have. You can see, right? So the very first part of the digestive system I told you is mouth. Okay, your mouth is associated with teeth and tongue. टीथ इज लाइक यू आर अवेयर कि हमारे पास 4 तरह के अलग अलग टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, जो कि माउथ हमारे जॉज में अलग अलग पोजीशंस पे लोकेटेड है. किसी का काम टीयरिंग ऑफ फूड है, क्रशिंग ऑफ फूड, ग्राइंडिंग ऑफ फूड. कलेक्टिवली हम कह सकते हैं कि टीथ आर हेल्पिंग विद चूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड. ओके, टंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर माउथ, क्योंकि अगर टंग नहीं होगी तो मम्मी की तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई. क्यों सॉल्व हो गई मम्मी की प्रॉब्लम पता है? क्योंकि हमारी टंग में प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बड्स, और टेस्ट बड्स के कारण ही हमें पता चलता है कि ये खाना बहुत फीका है और ये खाना बहुत टेस्टी है. अगर टेस्ट बड्स ही नहीं होंगे तो मम्मी तो जो भी बना के देगी हम खा लेंगे, हम आराम से खा लेंगे, है ना. मम्मियों का सारा काम ईजी हो जाएगा इससे. लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे पास टेस्ट बड्स हैं और हम हमारे चॉइस ऑफ फूड को आराम से डिसाइड कर पाते हैं. तो टंग हेल्प्स अस इन टेस्टिंग ऑफ फूड. ओके, ऑल्सो रैदर देन टेस्टिंग इट हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड विद द सलाइवा. सलाइवा कहाँ से आ रहा है? आई टोल्ड यू, सलाइवा इज कमिंग फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड. ओके, salivary gland is releasing this watery fluid called saliva, which is transparent in color, neutral in nature, and it is helping the food to get lubricated. food के lubrication में help करता है saliva. ठीक है, food के lubrication में help करने के अलावा saliva में present होता है एक enzyme जिसे हम कहते हैं salivary amylase. इसका एक और नाम है टाइलीन. ओके, तो सलाइवरी अमाइलेज और टाइलीन, दे आर गोइंग टू ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर. ठीक है, सो ये प्राइमरी फूड का स्टार्च इनटू शुगर. सो दे आर प्राइमरीली हेल्पिंग विद द डाइजेशन ऑफ स्टार्च. ओके, इसका एक एक्टिविटी भी दी हुई है आपके बुक में, जिसमें हमने फूड सैंपल लिया हुआ है, उसमें सलाइवा मिक्स किया है और फिर हमने आयोडीन टेस्ट किया है. आयोडीन की जो आयोडीन है स्टार्च के साथ रिएक्ट करके
ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च की प्रेजेंस हमें कलर चेंज से पता चलती है, लेकिन इफ़ इन केस अगर वो स्टार्च डाइजेस्ट हो चुका है तो आप वो चेंज इन कलर ऑब्जर्व नहीं करोगे। अब सलाइवा हम प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करते, तो हम इसको एक दूसरे एंजाइम से रिप्लेस करते हैं जो कि लैब्स में अवेलेबल होते हैं। जैसे डाइजेस्टेज एक एंजाइम है जो कि आप आराम से फूड सैंपल के साथ मिक्स कर सकते हो और एंजाइम एक्शन को आप सलाइवरी अमाइलेज के एक्शन से रिलेट कर सकते हो। ओके, सो इससे आपको पता चल जाएगा कि फूड में स्टार्च का ब्रेकडाउन हो चुका है। जब चेंज इन कलर होगा तो यानी कि स्टार्च प्रेजेंट है, जब चेंज इन कलर नहीं होगा तो स्टार्च प्रेजेंट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज, I hope this digestion in mouth is clear. As in the mouth, the process of ingestion is taking place, teeth helping with the grinding of food, tongue helping you to recognize the taste, also mix the food with saliva. Saliva is neutral in nature, transparent in color, also have an enzyme called salivary amylase that helps in conversion of starch into sugar. Next we have is the esophagus. Esophagus क्या होता है? It's a long tubular structure which extend from mouth to stomach. Here no process of digestion going on. There will be no digestion in your esophagus. Okay, but what you will observe, the muscles of your alimentary canals are contracting and relaxing and pushing your food forward. That movement is known as peristaltic movement. What we call this movement? This is a peristaltic movement that you will observe overall in the alimentary canal as the muscles of your alimentary canals are contracting and relaxing so that the food can be pushed forward. Okay, now as ये जो peristaltic movement होता है ना, अगर आप उल्टा भी लटक जाओगे पेड़ में तो भी आपके फूड को नीचे की तरफ पुश करने का काम करेगा, कभी भी ऊपर नहीं आएगा फूड, है ना। So basically peristaltic movement helps in the movement of the food. It's pushing your food forward. As soon as from the alimentary canal the food will reach to stomach. Okay. Now before moving ahead towards stomach, here I want to help you with, when your food is combined with saliva, it is called bolus. Please mark it. What we call it? We call it bolus. Okay. Now let's go back to stomach. Stomach is a J-shaped organ, and the inner lining of your stomach have glands associated, which is called gastric gland. Okay, gastric gland associated with your stomach. Now these gastric glands are releasing gastric juice. This gastric juice have hydrochloric acid in it. Okay, hydrochloric acid. अभी बोलस का मीडियम क्या है? न्यूट्रल है. As soon as your food was reacted with saliva, फूड का मीडियम न्यूट्रल ही है, लेकिन यहाँ पे HCl है यानी कि एसिड है, तो ये क्या कर रहा है? फूड का मीडियम एसिडिक करने में हेल्प करता है। फूड का मीडियम एसिडिक होने की क्या ज़रूरत है? फूड डाइजेस्ट बिना एसिडिक मीडियम के भी तो हो सकता है। क्या आपके दिमाग में ऐसा थॉट आता है? देखिए, एंजाइम्स की मैं जहाँ तक बात करूँ तो वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं अपने मीडियम के लिए। जैसे कि हर एक लॉक का पर्टिकुलर की होता है, उसी तरह से हर एक एंजाइम का पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होता है और पर्टिकुलर मीडियम होता है जिस पे वो काम कर सकता है। सो बेसिकली HCl का क्या काम है? HCl फूड के मीडियम को एसिडिक बनाता है। इसके अलावा इट एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। ओके, also kills bacteria present in food. Okay, so it is activating pepsinogen into pepsin and also killing bacteria in the food. Okay, now
पेप्सिन. पेप्सिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम. प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, तभी इधर लिखा है ब्रेक डाउन प्रोटीन. ओके, सो पहले पेप्सिन किस तरह से रहता है पेप्सिनोजन के फॉर्म में, और जैसे ही इससे HCl रिएक्ट करता है ये एक्टिव होके बन जाता है पेप्सिन, और पेप्सिन कंबाइन होता है प्रोटीन के साथ और कन्वर्ट कर देता है इसको इनटू पेप्टोन्स. ओके, प्रोटीन से सिंपल फॉर्म है पेप्टोन्स का. अब एसिड से कोई भी चीज़ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है तो उसका करोजन होना पूरी तरह से पॉसिबल है, राइट. एज यू नो, इनर लाइनिंग ऑफ योर स्टमक हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड दे आर प्रोड्यूसिंग HCl. बॉडी के अंदर HCl प्रोड्यूस हो रही है, तो स्टमक का क्या हाल होगा. तो उसको बचाने के लिए वी हैव mucus. Okay, mucus is protecting the inner lining of the stomach by the effect of HCl. Okay, बॉडी कितना अच्छे से डिजाइंड है ना कि किस चीज़ को कहाँ कैसे काम करना है, सभी चीज़ें प्रॉपरली फिक्स्ड है. अच्छा, गैस्ट्रिक जूस में है ना एक और एंजाइम होता है रेनिन. रेनिन जो है ये आपको सिर्फ इन्फेंट्स, द बेबीज हु आर फीडिंग ऑन देयर मदर मिल्क, उनमें एक्टिवेट रहता है, क्योंकि ये मदर मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. ओके, आई होप ये फैक्ट आपने पहली बार सुना होगा. आपकी बुक में मेंशन नहीं है तो आप ये टर्म लिख कर रख सकते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी हेल्प कर सकता है. ठीक है, सो आई होप यहाँ तक क्लियर है. वी लर्नड अबाउट हाउ द फूड रीचिंग टू योर माउथ. यहाँ पे कौन सा स्टेप हुआ है, इंजेशन. ओके, अब सिर्फ इंजेशन के अलावा माउथ से ही प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हुआ. फिर माउथ से फूड थ्रू द ईसोफेगस स्टमक में पहुँचा. स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस थे, गैस्ट्रिक ग्लैंड था, गैस्ट्रिक ग्लैंड ने गैस्ट्रिक जूस बनाए और गैस्ट्रिक जूसेस ने अपना अपना काम किया. गैस्ट्रिक जूस में जितने भी एंजाइम्स थे उन्होंने अपनी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट का ब्रेक डाउन किया. नाउ लेट्स have a look towards the further digestive organs. So now we have is the small intestine. यहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है और फूड काफ़ी लंबे समय तक स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है. आपकी गट हेल्थ स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रॉपर फंक्शनिंग पे काफ़ी हद तक डिपेंड करती है. So you can see small intestine. Okay, so small intestine is the longest part of your alimentary canal which is divided into 3 parts. Okay, small intestine को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. So it's duodenum, jejunum and ileum. So duodenum is the first part of your small intestine, जहाँ पे 2 डक्ट ओपन हो रही हैं, a duct coming from liver and a duct coming from pancreas. Okay, then jejunum is the other part of small intestine that have this glands inbuilt in it. That means it has certain intestinal glands present. Then we have ileum. Ileum has finger-like projections which are called villi. And villi is thin, richly supplied with blood capillaries and helps in absorption of food. Like absorption of food taking place here in villi itself. Okay. So as soon as food reach to duodenum, okay, so juice coming from liver will start acting on the food. अब एक और चीज, जैसे कि फूड आपका सलाइवा के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या कहलाता था, बोलस. अब बोलस पे जैसे ही HCl ने काम कर दिया, अब ये कहलाने लगा काइम. ओके, अभी हमारे फूड का मीडियम क्या है, क्योंकि HCl के साथ रिएक्ट करके आ रहा है तो फूड का मीडियम क्या है, एसिडिक. ओके, सो एज सून एज फूड विल रीच टू duodenum, the liver which is the largest gland associated with your digestive system,
will release a digestive juice called bile juice. Okay, a bile juice will be stored in another organ called gallbladder, and the gallbladder has a duct called bile duct which will bring that bile juice to your duodenum. ठीक है, यानी मैंने क्या कहा कि जो लिवर है, जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड है आपकी बॉडी का, उसने बाइल जूस प्रोड्यूस किया, और वो जो प्रोड्यूस बाइल जूस था वो कहाँ पे रिलीज हुआ, वो गया गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में वो स्टोर हुआ, और गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट होती है जो कि डिओडेनम में आ रही है, उसने डाइजेस्टिव जूस को डिओडेनम तक लेकर आया। अब बाइल जूस एक ऐसा डाइजेस्टिव जूस है जिसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, लेकिन अगर बाइल जूस नहीं होगा तो डाइजेशन का प्रोसेस काफ़ी अफेक्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि बाइल जूस इज चेंजिंग द मीडियम ऑफ फूड फ्रॉम एसिडिक टू अल्कलाइन, ताकि जो पैंक्रियाटिक जूस के इतने सारे एंजाइम्स हैं वो उस हमारे फूड पे काम कर पाए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एंजाइम्स हाईली सेंसिटिव होते हैं अपने मीडियम के लिए। जो एंजाइम न्यूट्रल मीडियम में काम करेगा वो न्यूट्रल में ही काम करेगा, जो एंजाइम एसिडिक मीडियम में काम कर रहा है वो एसिडिक में ही काम करेगा। सो द पैंक्रियाटिक जूस जो है वो कैसे काम कर लेगा यहाँ पे, जब तक फूड का मीडियम चेंज नहीं होगा। तो bile juice is the digestive juice which has no digestive enzymes, but it is important because it is changing the medium of food from acidic to alkaline. Rather than changing the medium of food, it also emulsifies the fats. Okay, bile juice is helps in emulsification of फैट। ओके, यानी कि कॉम्प्लेक्स फैट ग्लोब्यूल्स को सिंपल फैट पार्टिकल्स में तोड़ रहा है, ताकि यहाँ पे लाइपेज उस फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, सो अभी बाइल जूस ने क्या किया, आपके फूड के मीडियम को अल्कलाइन कर दिया। तो जब फूड का मीडियम अल्कलाइन हो गया तो वो कहलाने लगा काइल। ओके, काइम से क्या बन गया अब आपका फूड, it is now called chyle. Okay, so now the pancreas, which is the second largest gland present in the digestive system, will be releasing pancreatic juice, which is the most potent digestive juice. Why I am calling it most potent? क्योंकि maximum digestive enzymes pancreas में ही होते हैं। यहाँ trypsin, lipase लिखा हुआ है, इसके अलावा न्यूक्लियेज, माल्टेज, काफ़ी सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स पैंक्रियाटिक जूस में होते हैं, और ये फूड के अलग अलग कंपोनेंट को उसके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि ट्रिप्सिन जो है उसने प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर दिया, लाइपेज ने फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में इमल्सिफाइड फैट को कन्वर्ट कर दिया। काइमोट्रिप्सिन भी एक प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम है। ठीक है, माल्टेज एक शुगर डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो इस तरह से फूड के अलग अलग कंपोनेंट्स को ज़्यादातर डाइजेस्ट कर दिया है पैंक्रियाटिक जूस ने, ताकि अब जब फूड जेजनम में पहुंचेगा तो इंटेस्टाइनल जूस के ऊपर ज़्यादा काम नहीं होगा, इंटेस्टाइनल जूस को बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स रिलीज करेंगे इंटेस्टाइनल जूस, रिलीज करेंगे इंटेस्टाइनल जूस को, और ये जो इंटेस्टाइनल जूस है ये जैसे कि आपके ग्लूकोज को सबसे सिंपलेस्ट शुगर, मतलब फूड को सबसे सिंपलेस्ट शुगर में कन्वर्ट कर दिया है। प्रोटीन्स का फाइनल ब्रेकडाउन हो चुका है इनटू अमीनो एसिड्स, जो कि उसकी सबसे सिंपलर यूनिट है। ठीक है, तो इस तरह से इंटेस्टाइनल जूस ने फूड को सबसे एब्जॉर्बेबल फॉर्म में फूड के कंपोनेंट्स को कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो फूड है ये कहाँ पहुँचा, इलियम में। इलियम में विलाई यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जो कि किस तरह से डिजाइंड है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस लाइक दिस यू कैन फाइंड।
ओके ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन में। क्यों? क्योंकि ये सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं, दे आर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। आपने देखा होगा ना, किसी चीज़ को आप फैला के रखो तो वो ज़्यादा जगह भी ऑक्यूपाई करते हो, और आप लेकिन अगर वहीं आप किसी चीज़ को अच्छे से फोल्ड करके रखते हो तो आप कम जगह में ज़्यादा चीज़ों को ऑक्यूपाई करके रख सकते हो। तो ये जो फोल्ड्स हैं ये सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। ऑल्सो ये थिन है, रिचली सप्लाइड है विद ब्लड कैपिलरीज, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड में इजीली डिफ्यूज होगा और दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बॉडी, ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ एसिमिलेशन। Now, after the absorption of all essential nutrients, food will reach to large intestine. अभी जैसे small intestine के 3 parts मैंने आपको बताया, duodenum, jejunum, ileum, उसी तरह से large intestine के भी 3 parts हैं। जैसे large intestine में अगर हम देखें तो we have cecum, colon, and we have rectum, okay, cecum, colon and rectum. Cecum connects small intestine and large intestine, okay. Colon is helping with the absorption of water and salt. You can see in the digestive system diagram, let me show you. Here, okay, so you can see this is large intestine, this is the large intestine. So this part of large intestine is called colon, okay. This is ascending colon and this is descending colon. Here absorption of water and salt will take place, okay. So the role of large intestine is absorption of water and some essential salt. अच्छा, जो large intestine है that is called large only because of diameter, क्योंकि length में small intestine is the longest one, okay. So large intestine has diameter more than small intestine, that's why we are calling it large intestine. Okay, I hope that is clear. As soon as the process of absorption of salt will be completed here in the large intestine, the undigested food will reach to rectum where it will be temporarily collected. Okay, it will be collected temporarily and then it will be egested from the body through anus. Okay, I hope the whole digestive system and its functioning is clear to you now. So let us recall what we have learned. We learned about nutrition in amoeba, okay. We learned about nutrition in amoeba, how the process of nutrition in amoeba is completed. Then we have discussed about the human digestive system. In the human digestive system, we got to know how the process of digestion is completed within the digestive system you have, okay. So you got to know about salivary amylase, its action, okay. Then you learned about what is the role of esophagus. Esophagus has no digestive glands associated. It's just helping with passing of food from mouth to stomach. Then we have is the stomach में digestive juices थे जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड से रिलीज हुए। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड से डाइजेस्टिव जूस रिलीज हुए जिन्होंने एक्ट किया फूड पे और फूड को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया। देन नेक्स्ट वी गॉट टू नो अबाउट लिवर विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी। देन वी हैव पेंक्रियाज विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड। सो हाउ आर दे इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन वी आर क्लियर विद। Then finally in the large intestine absorption of salt and water will take place, right? And what next? We learned about the storage of undigested waste in the rectum and removal of undigested food by the process of digestion through anus. So I hope this topic that we learned today is clear to you, okay? So thank you so much for watching Shikshastra Education. And students, it's a humble request from my end, do like,
सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन बेल आइकन सो दैट आपको सभी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। उसके अलावा यूट्यूब का एक फ़ायदा भी होता है, आप यूट्यूब में आपको ये लेक्चर्स हमेशा अवेलेबल हैं, तो जितनी बार डाउट हो उतनी बार ये वीडियोस देखिए और आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।